हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ आशु, और आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ जो है वो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से इसको डाउनलोड करें, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और इसका प्राइस बहुत कम है। एक बार आप चेक करेंगे खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें खासियत क्या है कि 90 से 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे द्वारा कवर किए जा रहे हैं। किस तरह से कवर किए जा रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको। 3 तरह के सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर्स होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे और एक क्विज होगा जो आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट करोगे। फिर दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स होंगे। वीकली में भी 3 सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर्स होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर होंगे, क्विज होगा जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर सप्ताह आके दे सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली करंट अफेयर। मंथली में 4 तरह के पीडीएफ्स आपको मिलेंगे। डिटेल करंट अफेयर पूरे महीने के, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर पूरे महीने के, टॉप 100 करंट अफेयर्स, बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर्स और पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिलेंगे जो आप बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले। और आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्मार्ट पीडीएफ, जिसको हम कहते हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए हम कवर कर रहे हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सारी न्यूज़ करने के लिए आप इन पीडीएफ का यूज़ कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आपको 3 तरह की चीज़ें मिलेंगी। डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर बैंकिंग एंड इकोनॉमी के, क्विज होगा बैंकिंग और इकोनॉमी का, जो कि हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके दे सकते हो। नेक्स्ट होगा कि अगर आप पूरी एक ही पीडीएफ से जितना भी करंट अफेयर अभी तक हुआ है 2021 का वो रिवाइज करना चाहते हो तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप स्पेशल करंट अफेयर में लेके आ सकते हो और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी मिलेंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे के। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा। और इसी तरह से हम स्टेट करंट अफेयर्स को भी कवर कर रहे हैं। अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें बहुत ही मतलब कह सकते हो कम प्राइस पे आपको मिल रही हैं और एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रही है। सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से और ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और गाइस इसके ऊपर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं या इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर आज का करंट अफेयर 10 जून 2021 का। लेकिन यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ये चीजें आपने जरूर करनी है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, which city has been named as the world most livable city according to the global livability index 2021। मतलब वर्ल्ड की सबसे अच्छी रहने योग्य जगह जो है वो कौन सी आई है, कौन से शहर को आंका गया उसके अंदर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अंदर। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है ये बेसिकली रिलीज कौन करता है। तो ये दोस्तों रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है लंदन यूनाइटेड किंगडम से। तो वो रिलीज करते हैं इस डाटा को। और मोस्ट लिवेबल सिटी जो है आई है दोस्तों ऑकलैंड आया है, जो कि कहां पे है, न्यूजीलैंड में है। तो याद रखना है इससे पहले जनरली ये रैंक जो है वो वियना के पास था, ऑस्ट्रिया के पास था। 2018 में ये रैंक आंका गया था और 2019-20 में कोविड के कारण नहीं आंका गया, कोई भी इंडेक्स जो है वो लिवेबिलिटी का नहीं आया, तो सीधा 2021 में आया है। तो इसलिए याद रखना है पुराना वियना के पास था, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और अब ऑकलैंड के पास। और सेकंड स्थान दोस्तों गया ओसाका, जो कि कहां पे है, जापान के अंदर है। कहां पे, जापान के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हो ऑकलैंड का एक बहुत ही अच्छा व्यू, नेम्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी, और ये डाटा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दिया गया है। दूसरे नंबर पे ओसाका है, तीसरे नंबर पे एडिलेड है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का, जो दूसरे और तीसरे नंबर पे आंका गया है। और टोटल कितनी सिटीज को आंका गया, 140 शहरों को इसके अंदर आंका गया है, जिसमें से सबसे नीचे स्थान जो है वो सीरिया की कैपिटल है दमिश्कस। तो वो सबसे लीस्ट लिवेबिलिटी सिटी है। इसमें कराची भी है दोस्तों, कराची का रैंक भी बहुत नीचे है, 134th रैंक जो है वो कराची पाकिस्तान का है, और 137 स्थान जो है वो ढाका, इनको भी इन्हीं में से आंका गया है। तो ये भी आपने जो है वो साथ में याद रखना है। तो ढाका का स्थान जो है वो मतलब आप याद रखोगे ढाका का स्थान 137 है।
पाकिस्तान में कराची का स्थान 134 है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अपने पहला स्थान और दूसरा स्थान जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखना है। और टोटल सिटीज़ 140 आंकी है, इसमें 6 पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता था पहले, इस पर 5 इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर एंड इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीज़ें जो हैं वो इसमें क्या की गई हैं, यूज़ की गई हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और दोस्तों रिसेंटली एक और रैंक आका गया है 2021 का, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ रैंक। बेस्ट सिटीज़ रैंक के अंदर रेजोनेंस कंसल्टेंसी ने इस रैंक को दिया था और इसमें लंदन टॉप पे आया है। इसमें इंडिया की भी एक शहर को आंका गया है, वो है दिल्ली। दिल्ली का स्थान जो है वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ में 62nd है दोस्तों। ये भी आप जो है वो साथ में याद रख सकते हो। और इसमें जो आप एक नाम देख रहे हो मनामा, दोस्तों ये हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन कवर किया था, लाइक या तो 3 जून को किया था या 4 जून को हमने कवर किया था कि मनामा जो कि कैपिटल है बहरीन की, ये टॉप सिटी आई है किसमें, ग्लोबल 150 सिटीज के अंदर। और ये फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग जो एयर आईएनसी ने जारी की थी, एयर आईएनसी ने जारी की थी, उसमें फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग के अंदर मनामा का पहला स्थान है। तो सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं, ऑप्शंस कवर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which institute was the top ranked Indian university or institute according to the 18th edition of QS World University Ranking 2022? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं QS रैंकिंग। QS का यहां पे आपको मतलब क्लियर होना चाहिए, इसका मतलब है दोस्तों क्वैकक्वारली सीमेंट्स। और ये भी दोस्तों अगर आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम बेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रैंकिंग जारी करती है और सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग जारी करते हैं। और दोस्तों सबसे पहला स्थान किसका है इंडिया की रैंकिंग के हिसाब से, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आईआईटी दिल्ली है, तीसरे स्थान पे आईआईएससी बेंगलुरु मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। ग्लोबल रैंक इनका 177 है, आईआईटी दिल्ली का 185 है और आईआईएससी बेंगलुरु का 186 है। और आपको शायद हैरानी होगी कि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में या टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, जो कि आप यहां पे देख रहे हो, बॉम्बे, दिल्ली एंड आईआईएससी बेंगलुरु। ये तीनों जो है वो इसके अंदर आके गए हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो आईआईएससी बेंगलुरु और नेम्ड टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी 3 इंडियन इंस्टीट्यूशन इन टॉप 200। और आपने ये याद रखना है दोस्तों कि अगर आपको पूछा जाए स्पेशली फॉर द रिसर्च यूनिवर्सिटीज, देन आईआईएससी बेंगलुरु ने टॉप किया है रिसर्च यूनिवर्सिटीज के अंदर, लेकिन ओवरऑल लिस्ट के अंदर जो टॉप किया है वो आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया है इंडिया साइड से। और आप यहां पे देख सकते हो क्वैकरली सीमेंट्स, इन्होंने इस रैंकिंग को जारी किया है। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम एमआईटी भी कहते हैं, यूएसए का, वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 यूनिवर्सिटी और लगातार 10 साल हो चुके हैं यही नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की अकॉर्डिंग टू क्यूएस रैंकिंग। याद रखना है दोस्तों, एमआईटी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है, और दूसरा स्थान दोस्तों इसमें ऑक्सफोर्ड का है, ये भी आपने याद रखना है, और तीसरा स्थान स्टैनफोर्ड का है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज 2 आपने जरूर याद रखनी है, एक तो एमआईटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक ऑक्सफोर्ड है हमारे पास। और आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो वर्ल्ड की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी अगर रिसर्च कैटेगरी में आपको पूछें, और इंडिया की 3 है टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और एमआईटी पिछले 10 साल से जो है वो लगातार जो है वो टॉप पे आ रही है। तो ये दोस्तों आपने थोड़ा सा याद रखना है। और इस बार आईआईटी हैदराबाद भी इसके अंदर आया गया, टॉप 600 यूनिवर्सिटी में आईआईटी हैदराबाद को भी आंका गया है। तो दोस्तों रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 3-4 चीजें याद रखनी है। इंडिया की तरफ से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो टॉप पे है, वर्ल्ड लेवल पे कौन सा टॉप पे है, क्यूएस रैंकिंग के थ्रू। ये 2 चीजें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्यूएस 6 इंडिकेटर्स के बेस पे इसको रैंक आंका गया है। एकेडमिक रेपुटेशन देखी गई है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन देखी गई है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो देखी गई है, इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हैं, सबको देख के जो है ये रैंकिंग आंकी गई है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट रिसीव्ड एएसआई एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन 2021। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो रही है और यहां पे एक इंस्टीट्यूशन की भी बात हो रही है, और वो इंस्टीट्यूशन हमारे पास कौन सा है, एसीआई, इसका मतलब है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। तो ये दोस्तों ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन है, मतलब कोई ग्रीन इनिशिएटिव्स उन्होंने किए हैं, इसलिए ये अवार्ड उनको मिला है या ये रिकॉग्नाइजेशन उनको मिली है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2 तरह से ये रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, एक प्लैटिनम रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, गोल्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है, मतलब गोल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। और इसमें डिफरेंस क्या है, अगर प्लैटिनम रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है तो 25 मिलियन पैसेंजर पर एनम जो है वो वहां पे फॉल करते हैं, उस एयरपोर्ट के ऊपर 25 मिलियन पैसेंजर पर एनम जो है वो फॉल करते हैं। अगर 25 मिलियन पैसेंजर पर एनम से कम है तो वो गोल्ड आएगा,
और अगर 25 मिलियन से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब वो क्या आएगा, प्लेटिनम आएगा। और दोस्तों 25 से ज़्यादा वाले में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब मैं कह सकता हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आंका गया है, और जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आंका गया लेस देन 25 में। तो पता लग रहा है। फिर गोल्ड जो है वो किसको मिला है, गोल्ड मिला है जीएमआर इंटरनेशनल को, और दिल्ली इंटरनेशनल को प्लेटिनम मिला है। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। तो डी आंसर जो है वो इसका सही होगा। याद रखना है दोनों इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और हैदराबाद के जो एयरपोर्ट हैं उनको ये ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन मिला है, लेकिन इसमें याद रखना है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो प्लेटिनम रिकॉग्नाइजेशन और जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गोल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिला है। और पांचवी बार लगातार जो है वो इनको ये अवार्ड मिला है ग्रीन टैक्सिंग इनिशिएटिव्स के लिए। मतलब जहाज को पार्किंग करने के लिए जो है वो उसको दूसरी जगह पे ले जाते हैं। ये जो हमारे पास टैक्सिंग बोट्स होती हैं ये ग्रीन होती है, मतलब ग्रीन का मतलब है कि इसमें जो है वो पोल्यूशन नहीं होता। ये सीएनजी के बेस पे चलती हैं, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक बेस पे अब आ चुकी हैं। तो जहाज को जो है वो दूसरी तरफ लेके जाने में इनका जो है वो योगदान रहता है, और इसमें जहाज का फ्यूल जो है वो भी बच जाता है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचता। और जो हमारे पास हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इनको ये चौथी बार अवार्ड मिला है सस्टेनेबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। और सस्टेनेबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के अंदर आप देख सकते हो कि उन्होंने सोलर पावर्ड बैगेज सिस्टम लगाया था, इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिक कोचेस का यूज़ किया था, व्हीकल रिजल्टिंग इन द सेविंग ऑफ द डीजल, मतलब उसको बचाने के लिए इन्होंने काम किया। तो मतलब ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो एनर्जी को सेव किया है, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो याद रखना है दो कैटेगरीज, प्लेटिनम एंड गोल्ड, प्लेटिनम दिल्ली और गोल्ड जो है वो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दोनों के अलग नाम भी याद रखने हैं कि किस नाम से इनको जाना जाता है। और कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इनको जाना जाता है। तो आंसर तो यहां पे बोथ ए एंड बी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन कि रिसेंटली किसको एज ए इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया। और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324, और ये 3 मेंबर बॉडी है जिसमें एक तो सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, दो जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सिंपल इलेक्शन कमिश्नर होंगे। सीईसी भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, वो कौन अपॉइंट किए हैं आप सबको पता है, और उनका नाम है सुशील चंद्र। याद रखेंगे सुशील चंद्र जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और एक इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास राजीव जी हैं, राजीव कुमार, लेकिन एक पोजीशन खाली थी और उसकी जगह आ गए हैं अनूप चंद्र पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी के अंडर 2018-19 में वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर भी रह चुके हैं यूपी के अंदर। तो बहुत बड़ी पोजीशंस इनके पास रह चुके हैं, अब वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। आप उनका चेहरा यहां पे देख सकते हो, अनूप चंद्र पांडे, रिटायर्ड यूपी कैडर आईएएस ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो कि हाईएस्ट पोस्ट है किसी भी स्टेट में आईएएस ऑफिसर की, अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन दोस्तों यहां पे बाकी 3 अपॉइंटमेंट्स जो आप 3 ऑप्शंस देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस रामनन देख रहे हो, एस रामनन को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आर के चिब्बर जी को अपॉइंट किया गया चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। सिद्धार्थ लोकजैम जो रिसेंटली बनाए गए डायरेक्टर जनरल नाडा के डायरेक्टर जनरल, नाडा का मतलब है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तीनों अपॉइंटमेंट्स भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर से वो एक अपॉइंटमेंट का है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। विच डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन, मतलब कौन से डिप्टी गवर्नर को आरबीआई के 2 साल क्या और एक्सटेंशन मिल चुका है, 2 साल उनके और बढ़ा दिए गए हैं। और ये हैं दोस्तों एम के जैन। वैसे तो चारों ही जो है वो डिप्टी गवर्नर हैं, लेकिन एम के जैन का टाइम पीरियड 2 साल और बढ़ा दिया गया है। एम के जैन का मतलब है महेश कुमार जैन। इनका टाइम पीरियड जो है वो 2018 से लेकर 2021 तक का था, मतलब 2018 में इनको अपॉइंट किया गया, 2021 तक का था, 3 साल का टाइम पीरियड था, लेकिन 2 साल और बढ़ा दिया गया है। जून 2021 से लेके अब ये जून 2021 से 22 से 23 से 24 तक जो है वो रहेंगे। मतलब रिटायर जो है वो जाके कब होंगे, 2024 में जाके रिटायर होंगे। और ये 2018 में एज ए डिप्टी गवर्नर उन्होंने ज्वाइन किया था। तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ याद रखना है कि किसको 2 साल की एक्सटेंशन मिली है। टी रविशंकर आपको पता है रिसेंटली अपॉइंट किए गए एज ए वन ऑफ द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, चौथे डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और यहां पे महेश कुमार जैन का आप चेहरा देख सकते हो।
अगला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं कहूंगा इसको, क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि ये रीअपॉइंट किए गए हैं, लेकिन फिर भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट है, और साथ ही साथ इसमें बाकी ऑप्शंस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं। और दोस्तों इनको रीअपॉइंट किया गया, तो मतलब जो पुराने थे वहीं जो है वो आगे जाएंगे, और उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। तो नाम याद रखना है, चंद्रशेखर घोष। इनको 3 साल के लिए और अपॉइंट कर दिया गया है। ये जुलाई 2021 से लेके अब 2024 तक जो है वो यहां पे काम करेंगे। 3 साल का टाइम पीरियड इनका बढ़ चुका है। तो चेहरा देख सकते हो बंधन बैंक के जो हमारे पास चंद्रशेखर घोष जी हैं, उनको रीअपॉइंट किया गया एज ए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और दोस्तों बाकी ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक सबसे पहले देख रहे हो विश्ववीर आहूजा, हमने रिसेंटली किया है कि इनको भी रीअपॉइंट किया गया एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ किस बैंक का, इनको अपॉइंट किया गया है आरबीएल बैंक का, रिसेंटली रीअपॉइंट कर दिया गया इनको। राजेश बांसल जी सीईओ लगाए गए हैं किसके, सीईओ लगाए गए हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। और आपने कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसके एक चेयरमैन भी हैं। चेयरमैन कौन लगाए गए हैं, फर्स्ट चेयरमैन थे इसके रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के क्रिस गोपालकृष्णन। पदम कुमार नायर जी फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है इनके पास, सीईओ लगाए गए हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। ये भी अभी क्रिएट की गई बॉडी आरबीआई की तरफ से, और ये भी पहले सीईओ हैं पदम कुमार नायर जी। सारी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, जेए में आपको एसबीआई के क्वेश्चन मिल जाएगा ये वाला। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को यार ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन करेंगे, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो किसके लिए हो रही है। एक तो ये मीटिंग जो हो रही है वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो रही है, और इसका थीम भी इसी बेस पे रखा गया ताकि हम ट्रांसपोर्ट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें और सोल्यूशन निकाल सके, ताकि अच्छा ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में निकाल सकें। और ये मीटिंग कौन होस्ट करेगा, चाइना करेगा। और ये मीटिंग होगी कब दोस्तों, अक्टूबर 2021 में होगी। तो ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, जिसमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा की जाएगी ताकि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 के वो पूरे हो सकें, और जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट्स हैं 2015 वाले वो भी हम क्या कर सकें, पूरे कर सकें कि हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ने नहीं देना, और 2 डिग्री तक हमने लिमिट करके रखना है। ये पेरिस एग्रीमेंट की गाइडलाइंस हैं। और आपने याद रखना है कि फर्स्ट ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2016 में हुई थी। कहां पे हुई थी, अशगाबत में हुई थी, जो कि तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। ये इसका मतलब दूसरी मीटिंग है जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाएगी, और ये होगी चाइना के अंदर। लेकिन बाकी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगापुर इस बार होस्ट कर रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की। स्कॉटलैंड होस्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 2021 की, जिसको COP26 भी कहा जा रहा है। इटली इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, क्योंकि G7 की तो ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम कर रहा है दोस्तों, तो ये भी आप याद रख सकते हो। और ब्रिक्स की आपको बताइए इस बार कौन कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है उसको। तो सारी चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन एंड पिरामल फाउंडेशन हैव लॉन्च सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। तो इसमें आपने नाम क्या याद रखना है, आपने अभियान का नाम याद रखना है दोस्तों, जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। और ये दोस्तों स्टार्ट किसने किया, नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर 112 आकांक्षात्मक जिलों में इसको जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। आकांक्षात्मक जिले मतलब जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इसको स्टार्ट किया जाएगा, ताकि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ही कम सिम्टम्स हैं या जिनको सिम्टम नहीं है, उनका घर पे ही इलाज हो सके। और इनका टारगेट है कि 70% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको घर में ही ठीक किया जा सकता है। तो उनको हॉस्पिटल में जाके, हम हॉस्पिटल्स को फिल कर रहे हैं और लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है कि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं माहौल को। तो यही है दोस्तों सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। और यहां पे आप देख सकते हो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन, जिसमें 112 आकांक्षात्मक जिले जो हैं वो कवर किए जाएंगे, और इसमें 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर जो अपने आप जो है वो मदद के लिए आगे आएंगे। और इसमें 1000 से ज्यादा एनजीओस जो हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो काम करेंगी, और इसमें 2 मिलियन से ज्यादा फैमिलीज जो हैं वो सपोर्ट की जाएंगी। पिरामल फाउंडेशन और साथ ही साथ नीति आयोग और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब आकांक्षात्मक जिले भी जो हैं वो साथ में आएंगे। और कितने आकांक्षात्मक जिले कवर हो रहे हैं, 112। और घर पे ही ठीक करना है कोविड-19 के पेशेंट्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, वो भी किया जाएगा। और इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव जो है वो सामने आएगा, मतलब जो लोकल लीडर्स होंगे, चाहे वो सिविल सोसाइटीज हों, चाहे वो वॉलंटियर्स हों, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो हैं वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे। और मैक्सिमम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको झारखंड में, छत्तीसगढ़ में,
उड़ीसा के अंदर या आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएंगे और महाराष्ट्र के अंदर, यहीं पे आपको मिलती हैं ज़्यादा। और डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर्डनेस के अकॉर्डिंग 70% कोविड केसेस को हम घर पे ही क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और जो कोविड-19 का डर है वो लोगों के दिमाग से निकाल सकते हैं, और इवन ऑक्सीजन का यूजेज सही तरीके से हो सके ये भी हम इंश्योर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और नीति योग के बारे में आपको पता ही है कि सीईओ अमिताभ कांत हैं, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे मोदी जी हैं करंटली, डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था। पिरामल फाउंडेशन कुछ नहीं याद रखना, मुंबई बेस्ड एक फाउंडेशन है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच बैंक अनाउंस्ड को लेंडिंग पार्टनरशिप विद नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज टू ऑफर हाउसिंग लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर्स टू होम बायर्स। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि यार एक बैंक ने एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ मिलके जो है वो लोन देना स्टार्ट करना है। किसको? जो घर खरीदना चाहते हैं उनको लोन जो है वो स्टार्ट करेंगे, हाउसिंग लोन जो है देगा। और को लैंडिंग पार्टनरशिप का मतलब है दोनों मिलके लोन्स को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसमें बैंक का रोल जो है वो क्या है, ज्यादा है। और दोस्तों ये बैंक आपके पास कौन सा है? ये बैंक है हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन से हैं? एक तो है इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग, एक है आईआईएफएल होम फाइनेंस। इन दोनों के साथ मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये को लैंडिंग पार्टनरशिप कर रहा है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 80% मतलब 80% जो है वो होम लोन प्रोवाइड करेगा, और 20% जो है एनबीएफसी प्रोवाइड करेंगे, मतलब इंडिया बुल्स और आईआईएफएल जो है वो प्रोवाइड करेगा। इतना भी याद रख लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये को लैंडिंग मॉडल क्या है। को लैंडिंग मॉडल का मतलब है कि बैंक्स जो हैं वो किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ मिलके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो कर सकते हैं, और इसमें 20% जो है वो एनबीएफसी देंगी इस एग्रीमेंट के थ्रू, और 80% जो है वो बैंक देगा। और को लैंडिंग पार्टनरशिप का मतलब है दोनों कंपनीज मिलके जो है वो लोन्स को क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी। और रिसेंटली आपको एक बात और बता दूं कि एचडीएफसी ने भी इंडिया बुल्स के साथ को लैंडिंग पार्टनरशिप दी है, वो भी हाउसिंग लोन्स के लिए। तो इसका मतलब इंडिया बुल्स ने जो है वो 2 बैंक्स के साथ टाई अप कर लिया, एक सेंट्रल बैंक के साथ, एक एचडीएफसी बैंक के साथ। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों आपने याद रखना है 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं एमवी राव, मतलब मातम वेंकटा राव। और टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आईआईएफएल होम फाइनेंस या इंडिया बुल्स के बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड साइंड ए एमओयू विद विच बैंक टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। कहने का मतलब है कि जो कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड है इनके कुछ कस्टमर्स होंगे, इनके साथ कुछ लोग जुड़े होंगे, स्पेशली वो कर्नाटका से ही बिलोंग करते होंगे ज़्यादातर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होंगे जो इनके साथ जुड़े होंगे। तो उनको लोन जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, ये बैंक प्रोवाइड करेगा। और ये बैंक कौन सा है दोस्तों? हमारे पास है एचडीएफसी। तो याद रखना है कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड एचडीएफसी बैंक के साथ साइन अप कर चुका है, ताकि वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके इस बोर्ड के, आप कह सकते हो जो कस्टमर्स हैं, या आप कह सकते हो इस बोर्ड के साथ जो इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, तो उनको एचडीएफसी बैंक जो है प्रोवाइड करेगा। और रिसेंटली एचडीएफसी बैंक को नॉमिनेट किया और उधर से एचडीएफसी ने एक्सेप्ट भी कर लिया इसको, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और ये कर्नाटका की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा, क्योंकि ये कर्नाटका का बोर्ड है तो उसमें जो है वो हेल्प तो मिलेगी। और एचडीएफसी बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स या कंपनीज होंगे इस बोर्ड की, और अप टू 75% जो है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली जो है वो दिया करेगा इस बोर्ड को, ताकि वो जो है वो आगे पैसा जो है वो इन इंडस्ट्रीज को दे दे और उनको जो कोविड-19 के टाइम पर डिस्ट्रेस हो रहा था उससे जो है वो निकल सकते हैं। बहुत ही जरूरी है। और फाइनेंशियल सर्विसेज एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों इसमें एचडीएफसी के बारे में आपने याद रखना है 1994 में एचडीएफसी को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र है, और एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन है, और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड सीएम अनुप्रति कोचिंग स्कीम फॉर द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। मतलब जिनके पास आप कह सकते हो पैसे नहीं हैं, या जिनको ज़रूरत है कोचिंग की लेकिन वो कोचिंग नहीं ले पा रहे, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कोचिंग जो है ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कौन सी स्कीम के अंदर? चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम। और ये राजस्थान गवर्नमेंट दोस्तों ऐसा कर रही है। इसके अंदर चाहे आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जो है वो प्रोफेशनल कोई भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम
हो, क्लैट का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो, तो उसकी सहायता जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इस अनुप्रति कोचिंग के अंदर करेगी। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी कि क्लास 10th और 12th में अगर अच्छे मार्क्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें एलिजिबिलिटी दी जाएगी। और इसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो नोडल एजेंसी के तौर पे इस स्कीम को देखेगा। तो यहां पे हम बात कर रहे थे राजस्थान की। राजस्थान के बारे में दोस्तों आपको पता है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत जी। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा जी। लेकिन यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स दोस्तों आपको मिलेंगे। कौन सा? आपको मिल जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योंकि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये मतलब डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क बन गया। क्योलादेव गना नेशनल पार्क मिल जाएगा। रणथंबोर मिल जाएगा दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑल ओवर इंडिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व, वन ऑफ द फेमस टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो डेजर्ट, क्योलादेव गना, रणथंबोर एंड सरिस्का नेशनल पार्क, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू यूज एनएफसी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड्स? कौन सी स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड्स को स्टार्ट कर रही है जो कि एनएफसी बेस्ड होंगे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन बेस्ड होंगे? और आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये एनएफसी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई आपके आसपास है तो उससे कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसको कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो उसके थ्रू आप जो है वो आपस में जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड्स होंगे। और ये स्टेट कौन सी है? पंजाब गवर्नमेंट है। तो आप देख सकते हो पंजाब गवर्नमेंट बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज एनएफसी बेस्ड ई आईडी कार्ड्स। और ये स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज के लिए जो पंजाब मंडी बोर्ड के हैं तो वो जो है वो इसका यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड्स का। और ये अपने जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जो है वो मैच करेंगे उसको। और कोई भी ऑफिसर, कोई भी एम्प्लॉय का जो डाटा है वो सर्विस बुक में अपने आप ही रिकॉर्ड हो जाया करेगा। तो कोविड-19 के टाइम पे कॉन्टैक्टलेस आइडेंटिटी और ऑफिस में अटेंडेंस जो है वो बहुत जरूरी है, तो उसके लिए जो है इसका यूज किया जा सकता है। और कोविड-19 के टाइम पीरियड पे कॉन्टैक्टलेस आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। तो एनएफसी इनेबल्ड मोबाइल फोन्स जो हैं वो भी आ चुके हैं, जिससे भी आप जो है वो उसका भी यूज कर सकते हो। और पंजाब ऐसी पहली स्टेट बन चुकी है जो डिजी लॉकर फैसिलिटी फार्मर्स के लिए लेके आई है। अदरवाइज लोगों के लिए थी, फार्मर्स के लिए नहीं थी। डिजी लॉकर फैसिलिटी फार्मर्स के लिए आ गई है, जिससे वो अपना जे फॉर्म जो है वो क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जे फॉर्म का मतलब है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस ले सकते हैं, आईटी मतलब इनकम टैक्स में वेवर ले सकते हैं, सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं सरकार से, और इंश्योरेंस फार्मर का हो सकता है। तो ये वो जे फॉर्म है और ये फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ से डाउनलोड करके उसको डिजिटल प्रिंट भी जो है डिजिटली भी आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, स्पेशली जब भी 2021 का सीजन आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, गवर्नर वीपी सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी, और कैपिटल चंडीगढ़ जो हरियाणा और इसकी कॉमन है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड ई निर्माण पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स? तो यहाँ पे आपने नाम क्या याद रखना है, ई निर्माण, या ये पोर्टल भी है या आप कह सकते हो ये एप्लीकेशन भी है। और ये स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों गुजरात जिसने इसको लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि वर्कर्स की इस पोर्टल या एप्लीकेशन के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब यही है कि उनको स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसका लाभ जो है वो मिल सके। तो इसके लिए 21,000 सर्विस सेंटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, जहां पे आके वो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये 21,000 सेंटर्स का ये काम होगा कि इनको एक जो है वो आप कह सकते हो स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिसका नाम है यू विन स्मार्ट कार्ड जो है वो इनको दे दिया जाएगा। उसके थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, ये अपनी स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। ये है दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट, और ये इन्होंने किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए, ताकि उनका डाटा भी सरकार के पास आ जाए और साथ ही साथ जो है वो वेलफेयर स्कीम्स का लाभ भी उठा सकें। और गुजरात के बारे में याद रखना है दोस्तों, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपानी जी हैं, और साथ ही साथ गुजरात के जो गवर्नर हैं वो भी आप जो है वो याद रखेंगे, वो हैं आचार्य देवव्रत जी। लेकिन गुजरात के अंदर नेशनल पार्क्स 4 याद रखेंगे, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, एक दोस्तों ब्लैक बक आपको मिल जाएगा नेशनल पार्क, एक मेरीन नेशनल पार्क, और लास्ट है वंसदा नेशनल पार्क। ये चारों नेशनल पार्क आपने याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला जो है वो पिक्चर से करोगे। वर्ल्ड बैंक सीज इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2022 जीडीपी ग्रोथ रेट एट 8.3%। तो 8.3% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 22 में। फाइनेंशियल ईयर 23 में थोड़ी सी कम होगी, 0.8% वो कहते हैं कम हो जाएगी, और 7.5% होगी। तो बहुत ही थोड़ा सा हैरानी जनक डाटा है, क्योंकि 2023 में वो कह रहे हैं कम होगी, और इंडियन गवर्नमेंट कह रही है बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी कभी भी, अगर कोविड के केसेस नहीं आते। तो मतलब ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी बीच में जो है वो जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्राइसिल, उन्होंने भी जो है वो एक डाटा दिया है। क्राइसिल कहता कि फाइनेंशियल ईयर 22 में
हाँ, इंडिया जो ग्रो करेगा वो 9.5% पे करेगा। क्राइजिल का डाटा भी आपने जो है वो थोड़ा सा देख लेना है, अदरवाइज ये डाटा रिवाइज हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि इसके ऊपर आप फोकस करें। और वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, याद रखना है वर्ल्ड बैंक और IMF को एक साथ बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक की कंट्रीज जो हैं वो कितनी है, वर्ल्ड बैंक की कंट्रीज 189 है, IMF की 190, कंफ्यूज नहीं होना। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है और वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो डेविड मालपास हैं। याद रखना है ये सारी चीजें। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु साइंड ए MOU विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स टू स्ट्रेंथन द ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट। तो ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट जो है वो इंडिया में काफ़ी टाइम से जो है वो हम इसको देख रहे हैं कि जो है वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स हो, ताकि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर फोकस कर सकें। और ये है दोस्तों हमारे पास इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर ये ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर काम करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का टाई अप, और ये एक नया ग्लोबल बेंचमार्क होगा जो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव बिल्डिंग डिजाइन के ऊपर काम करेगा, रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर काम करेगा, एनर्जी और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के ऊपर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगी। और स्पेशली जो हमारे पास जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर ये देखेंगे कि किस तरह का आर्किटेक्चरल डिजाइन हो सकता है, प्रोजेक्ट्स किस तरह से काम कर सकते हैं, और लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रख के आप बिल्डिंग का निर्माण जो है वो करोगे। और इंडिया वैसे भी 3 टॉप कंट्रीज में आता है जहां पे ग्रीन बिल्डिंग फुटप्रिंट जो है वो बढ़ रहा है, मतलब हम ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला है, चौगुल कोकला मेगा नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। चाहे ओनली चौगल याद कर लें, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि माली में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। रिसेंटली हमने कहा था कि एक प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे जिनका नाम था मोख्तार ओयोन। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था मिलिट्री की तरफ से। जब मिलिट्री की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया इनको, तो नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बनाए गए, प्रेसिडेंट बनाए गए, वो थे असीमी गोयता। तो प्रेसिडेंट जब असीमी गोयता थे तो प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, मोख्तार को अरेस्ट करने के बाद इनको 3 दिन के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे ये रिजाइन कर गए। तो प्राइम मिनिस्टर की चेयर खाली हो गई। प्राइम मिनिस्टर किसको बना दिया गया, चौगुल को बना दिया गया है। तो प्रेसिडेंट असीमी गोयता है, प्राइम मिनिस्टर चौगुल कोकला है, और कैपिटल बमाको है, करेंसी वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट, RBI एक्सटेंडेड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ रूपी कोऑपरेटिव बैंक टिल अगस्त 31, 2021। तो अच्छा प्रॉफिट रहा इनका, तो इनकी एक्सटेंशन मिल गई RBI की तरफ से, लाइसेंस जो है वो एक्सटेंड हो गया है। और दोस्तों ये कहां से बिलोंग करता है, पुणे महाराष्ट्र से बैंक बिलोंग करता है। नेक्स्ट, 6th बैच ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड इन इंडिया। तो 6th बैच आ चुका है दोस्तों, ये हासीमारा वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो ये लैंड किए, वहीं पे ये डिप्लॉय किए जाएंगे। और 2/3 प्लेन्स जो है इंडिया के पास आ चुके हैं, 36 प्लेन्स का टोटल ऑर्डर है, और ये दसॉल्ट एविएशन की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रकाश जावड़ेकर जी लॉन्च्ड अवेयरनेस कैंपेन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक एंड इंडिया प्लास्टिक चैलेंज। तो यार ये मतलब प्लास्टिक के ऊपर ये चैलेंज जो है वो दिया गया है, और ये प्रकाश जावड़ेकर जी हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया, क्योंकि वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है हमारे पास, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इसका दोस्तों एक ही जो है वो सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि हमने ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं जिसमें हम प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म कर सकें, और ऐसे अल्टरनेटिव्स निकालें कि सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर काम कर सकें। नेक्स्ट, किरण रिजिजू जी ने एक ई बुक रिलीज की है, मेडिसिनल प्लांट फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर। तो मतलब यहाँ पे नाम आ रहा है किरण रिजिजू जी का, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष हैं, और आप कह सकते हो कि उन्होंने 20 मेडिसिनल प्लांट्स की एक लिस्ट जारी की है, उनके बोटेनिकल नेम्स, वर्नाकुलर नेम्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जिससे कोविड-19 में हेल्प होगी उनको, और भी अच्छे से जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स फ्री फूड ग्रेन स्कीम टिल नवंबर 2021। तो इन फूड ग्रेन के अंदर जो है मैं कहूँगा वीट और राइस आता है, जिस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत वीट और राइस को जो है वो 80 करोड़ लोगों को जो है वो डिवाइड करना था। नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया, पहले ये मई जून तक था, लेकिन अब नवंबर तक इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। और इसमें जो मेन योगदान रहेगा वो FCI का रहेगा दोस्तों, याद रखना है। FCI के जो चेयरमैन और MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अतीश चंद्र हैं।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 9 जून 2021 का क्वेश्चन क्या था? विच नेशनलाइज्ड बैंक स्पॉन्सर्ड दी प्रथमा बैंक? प्रथमा ग्रामीण बैंक की यहां पे क्या हो रही है, बात हो रही है। और दोस्तों आपको पता है कि प्रथमा ग्रामीण बैंक सबसे पहला ग्रामीण बैंक था जो इस्टेब्लिश किया गया था, और इसको 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे के दिन 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था, और मुरादाबाद यूपी के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर ऑलमोस्ट एक साल के बाद आप कह सकते हो आरआरबी एक्ट आ गया, 1976 में आरआरबी का एक एक्ट बना दिया गया। और किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन से जो है वो 5 आरआरबीज को सेटअप किया गया था 2 अक्टूबर 1975 1975 को, नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन से इसको जो है वो लगाया गया था। और इसका मेन मोटिव यही था कि रूरल लेवल पे जो है वो हम क्रेडिट को प्रोवाइड कर सकें। और प्रथमा ग्रामीण बैंक इन 5 में से भी पहला था, क्योंकि अदरवाइज और कौन कौन से थे इसमें? एक था दोस्तों गौर ग्रामीण बैंक, जो कि आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल वाली साइड पे लगाया गया। गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये था यूपी वाली साइड पे लगाया गया। हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक इसका स्पॉन्सर बैंक था हरियाणा में। जयपुर नागपुर ग्रामीण बैंक, ये यूको बैंक स्पॉन्सर कर रहा था। लेकिन प्रथमा ग्रामीण बैंक को कौन स्पॉन्सर कर रहा था? ये कर रहा था सिंडिकेट बैंक। और आपको पता होना चाहिए कि ऑनरशिप जो है वो किस तरह से लाई करती है। ऑनरशिप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% है आरआरबी की, और इसमें नेशनलाइज्ड बैंक जो मतलब स्पॉन्सर बैंक जो पैसा प्रोवाइड करते हैं 35%, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 15% देती है। तो ये सारी चीजें याद रखनी। और सिंडिकेट बैंक जो है वो इसका स्पॉन्सर था। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट बैंक टू फुली ओन्ड एंड रन बाय इंडियंस? जो इंडियंस ही उसको ओन करते थे, इंडियंस ही चलाते थे, उस बैंक का नाम बताना। बहुत बार मैंने क्वेश्चंस के अंदर बताया आपको। कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और दोस्तों बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये मेरा और अफेयर्स क्लाउड का पर्सनली प्रॉमिस आपसे कि अगर आप वीडियो को देखते रहोगे, पीडीएफ से पढ़ते रहोगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। और पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 1 साल या 2 साल की वैलिडिटी से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर ASH10 कोड का यूज करोगे। और गाइस लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।